रीट मेंस 2026 में अब जरूरत सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि समझदारी की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में आज कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, तुक्का कैसे लगाना है, ये सिर्फ टॉपर्स ही जानते हैं। तो आइए बात करते हैं इस बारे में कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। पे 3 गलत सवाल आपके एक सही सवाल के नंबर को खा जाएगा। इसी का मतलब होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं और तुक्का मार के भी हम हमारे सवालों को कैसे सही कर सकते हैं, और जो जवाब ना आए उन पे भी हम कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग का रीट मेंस 2026 में कुछ ऐसा फंडा रहने वाला है कि यदि आपका एक सवाल गलत होता है तो उसमें से उस एक सवाल में से 0.33 मार्क्स कट होंगे। यानी कि आपके जो सवाल गलत होने वाले हैं, 3 सवाल मान लीजिए आपके गलत हो गए, तो उसमें से जो एक सवाल सही है उसका आपका नंबर कटने वाला है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 10 प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आप क्वेश्चंस को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में जब हम किसी क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं, विकल्प देखते हैं, तो हम हमारा जो सर है वो चकरा जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करने चाहिए वो हम जानते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप है गेस करना बंद करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। इसमें आपको क्या करना है कि गेस बिल्कुल करना नहीं है आपको किसी भी क्वेश्चन पे, जबकि आपको क्या कर देना है कि एकदम श्योर होके, एकदम दिमाग को स्थिर रख के किसी 2 ऑप्शन को हटा देना है। फिर उन 2 ऑप्शंस में से समझदारी से आपको चूज करना है। अब कोई भी सवाल है उसमें आपको इतना तो मालूम होगा कि उसमें 4 ऑप्शंस है, उसमें से आपको 2 एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा ईज़ी हो जाता है, तो आप वो 2 एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। इसमें ऐसा फंडा रहता है कि जो ऑप्शन आपको 100% गलत लग रहा है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया उसमें 4 ऑप्शन है, तो उसमें से आपको एक तो ऐसा लगेगा कि ये तो इसका उत्तर हो ही नहीं सकता, उसको तो सबसे पहले आप हटा दीजिए। बचे 3 उनमें से भी आपको 50% तो लगता होगा कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, उसको भी हटा दीजिए। तो बचे 2। अब कहाँ आपको 4 में से चूज़ करना था और कहाँ 2 में से चूज़ करना है, तो ये तुक्का तो काम आ ही जाता है। तो आप ये वाला फॉलो करना टिप। तो आप ये वाला टिप ज़रूर फॉलो करना। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि 100% अगर किसी क्वेश्चन पे आप श्योर नहीं हो तो उसको छोड़ दो वहीं। जी हाँ, किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट रखना, यानी कि उसको अटेंड नहीं करना, उसको अटेम्प्ट नहीं करना भी एक समझदारी वाली बात होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, हम सोचते हैं कि यार हो सकता है हमारा तुक्का सही हो जाए, लेकिन वो क्या होता है कि एक क्वेश्चन नेगेटिव करो, 2 क्वेश्चन गलत करो, 3 क्वेश्चन गलत करो, लेकिन ये नेगेटिव होते जाते हैं। हमें बात अभी समझ में नहीं आएगा, जब रिजल्ट आएगा ना, जब जब आंसर की में क्वेश्चन मिलाए जाएंगे, तब वो लेस हो के इतने आप कट ऑफ के भी नीचे आ जाओगे। तो ये गलती नहीं करनी। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे ना उन्हें छोड़ दीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेपर की शुरुआत इजी टॉपिक से करनी है, यानी कि जो आपको पहले आता है ना वो पहले आप अटेंड कर लीजिए। लेकिन इस बात में ध्यान ये रखना है कि ओएमआर शीट जब हमारे सामने होती है तो क्वेश्चंस जो है आपको आ रहे हैं उनको टिक लगा लीजिए कि ये हो चुके हैं, और क्वेश्चन देख के ही आपको ओएमआर शीट में आंसर भरने, क्योंकि कई लोग गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि समझदारी से जो इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि हाँ इसका उत्तर हमें 100% मालूम है, वो भी आप अटेंड कीजिएगा। चौथा पॉइंट है कि टॉपिक मास्टरी चार्ट बनाओ, यानी कि आपको आपका जो सिलेबस है रीट मेंस का, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स का ऐसा चार्ट बना लेना आपको कि जो टॉपिक में आप मास्टर हो, यानी कि उसमें आपको आपका एक सवाल भी गलत नहीं हो सकता। उस टॉपिक का एक चार्ट बना लीजिए, आराम से 7-8 महीने आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन से टॉपिक से थोड़े गलत हो रहे हैं। इस चार्ट बनाने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके इस वाले टॉपिक में से तो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, इससे हमारे सारे सवाल तो सही होंगे ही। जैसे आपकी जीके अच्छी है तो आप जीके में जो राजस्थान जीके है उसका कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए, आपको लगता है कि इसमें से तो मेरे मतलब नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस नहीं है, उसका एक चार्ट बना लीजिए। या फिर किसी की साइकोलॉजी अच्छी है जो 6-7 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कोई टॉपिक होगा कि भाई इस टॉपिक में मेरे नेगेटिव या ऋणात्मक अंकन नहीं हो सकता है ना, तो वो वाला चार्ट बनाने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा कि आप छटाई कर लोगे, आप क्या करोगे, चूज कर लोगे कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है और कौन सा टॉपिक में आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे योजनाएं हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं, अब उसमें आंकड़े जो है ना वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आप कितना ही याद कर लीजिए, आपको आंकड़े याद नहीं होंगे और बाय चांस क्वेश्चन में आंकड़े आ गए तो ऐसे में आप गिव अप कर देते हो, यानी हाथ खड़े कर देते हो। तो वो चीज स्वाभाविक है, उसमें डरने की बात नहीं। तो आप योजनाएं जैसे टॉपिक है, जनसंख्या वाले जो टॉपिक होते हैं, जो आंकड़े वाले टॉपिक होते हैं, वो इसलिए याद नहीं होते। और कई कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन देख के हमारा सर चकरा जाता है। तो ऐसे टॉपिक को आप साइड में रखिए और उनको जितना हो सके उतना रिवाइज कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं समझ आ रहा तो। बल्कि आप स्कोरिंग टॉपिक्स पे फोकस कीजिए कि आपको किस किस टॉपिक पे फोकस करना है जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं सकता। ठीक है। पांचवा पॉइंट है मॉक टेस्ट प्लस तुक्का ट्रैकर। ये क्या चीज है, देखो मैं समझाती हूँ। आपको क्या करना है, आप जितनी भी मॉक टेस्ट दोगे है ना, कोई से भी आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज से दे सकते हो, चाहे आप अपना खुद का मॉडल पेपर भी देख सकते हो, मॉडल पेपर लेके आ सकते हो आप मार्केट से। उसमें आपको उन क्वेश्चन पे टी लिखना है ना, टी टी फॉर टाइगर। उस क्वेश्चन पे आपने तुक्का मारा था, है ना। उस कोई भी आपके 150 क्वेश्चन है, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना भाई जिन पे आपने तुक्का मारा होगा, उनको टी पे लगाइए, यानी टी लिखिए उन पे, यानी कि आपने उस पर तुक्का मारा है। तो इससे होगा क्या कि आप उसका रेट निकाल सकते हो, उसका परसेंटेज निकाल सकते हो कि 150 में से कितने क्वेश्चन पे आपने तुक्का मारा और वो तुक्के कितने हद तक सही हुए। इससे आपको आगे आने वाले रीट मेंस एग्जाम में, जो मेन एग्जाम है, उसमें आपको आपका आकलन देखने को मिल जाएगा कि मेरे तुक्के कितने सही होते हैं। तो ये चीज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ के चलिए। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 लेयर स्ट्रेटेजी अपनाई, यानी कि स्मार्ट अटेम्प्ट प्लान। ये क्या चीज है, देखिए ध्यान से समझना इस चीज को। आपको इसमें 3 सी देखने को मिले। सबसे पहला है कंफर्म, दूसरा है कंफ्यूज्ड बिटवीन टू, और तीसरा है
कंफ्यूज्ड या फिर नो क्लू। अब ये क्या, देखो सबसे पहला जो सी था वो था कंफर्म्ड, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस की पहचान करनी है जिनमें आप 100% कंफर्म हो कि इसका उत्तर तो यही होगा। जैसे पिछले रीट में इसमें आया था राजस्थान का लोक नृत्य क्या है या राज्य नृत्य क्या है, उसका आंसर सिंपल था, तो ऑप्शन नहीं भी देखते तो पता पड़ जाता है, जैसे कि घूमर है ना, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये होता है कंफर्म्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आप पहले कर लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है दूसरा सी जो है वो कहता है कंफ्यूज्ड बिटवीन टू, यानी कि कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें हमें चार ऑप्शंस दिए होते हैं लेकिन उसमें से हमें दो में कंफ्यूजन होता है, यानी दो दो तो अपन पहले साइड में हटा चुके हैं होते हैं, यानी कि ये दो तो हो ही नहीं सकते, फिर लड़ाई होती है दो ऑप्शंस के बीच में। जैसे मैं अपना बताऊं तो पिछले रिट मेंस में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो मैं जैसलमेर और बीकानेर में कंफ्यूज हो गई थी, जबकि मैंने इसको बहुत डीपली पढ़ा था और मुझे याद भी था, लेकिन वहां जाके मैं इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गई थी, बीकानेर और जैसलमेर में। तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस के बीच में लड़ाई हो रही होती है मन में कि यार इसको करूँ या इसको करूँ, है ना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तीसरे नंबर पे जो सी आता है कंफ्यूज या फिर नो क्लू, यानी कि आइडिया ही नहीं है कि इसका उत्तर क्या होगा और आपको डर लग रहा है कि यार ये तो तुक्का मारू तो भी गलत ही जाएगा, तो ऐसे को आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इन 30 सी का ध्यान रखना आप। सातवां पॉइंट है 50 क्वेश्चन रूल, यानी कि 50 सवालों का नियम। अब ये क्या, हर 50 सवाल के बाद खुद का विश्लेषण कीजिए, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है, हर 50 सवाल अटेम्प्ट कीजिए, उन 50 सवाल को अटेम्प्ट करने के बाद ये देखिए कि मेरे गलतियां कहाँ हुई, क्यों हुई और किस टॉपिक से हुई, इससे आपको आइडिया मिलेगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम में नहीं होगी। आठवां पॉइंट है कि ट्रिकी टॉपिक्स की पहचान करो। ट्रिकी मतलब जो आपको कंफ्यूज करते हैं, यानी कि जो इजीली सबके बस की बात नहीं होती, उनकी पहचान, जैसे कि सूचना तकनीकी के शॉर्टकट्स जो कंप्यूटर कीज होती है ना, जैसे कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V, कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C, इस टाइप से, है ना, ये सब जो शॉर्टकट कीज होती है इनमें कंफ्यूजन होता है। फ्लैगशिप योजनाएं जो मैंने बताई आपको, उसमें आंकड़ों में कंफ्यूजन होता है और बहुत सारी चीजें, जलवायु वाले टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। तो इन ट्रिकी टॉपिक्स की, यानी कि इन कंफ्यूजन करने वाले टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाइए आप और उसमें आइडेंटिफाई कीजिए आपको कौन से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। शैक्षिक परिदृश्य में भी कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको दिखने में इजी लग रहे हो लेकिन वो होते नहीं है। और शिक्षा मनोविज्ञान में भी कई मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत एक जैसे होते हैं, उनको भी आपको एक साथ कंपेयर कर करके पढ़ना है, क्योंकि जब हम अलग अलग करके पढ़ते हैं तो हमें वो चीज उस टाइम समझ नहीं आती, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। तो आपको, मैंने देखा होगा आपने कि मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं कई सेम लगती है लेकिन मैं उनको साथ में लेके उनमें अंतर करके आपको पढ़ाती हूँ। यही रीजन है कि आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, कई मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत एक जैसे होते हैं, उनमें आपको कंपेयर करना आना चाहिए। तो आठवां पॉइंट यही था कि आपको ट्रिकी टॉपिक्स की पहचान करनी है और उनको आइडेंटिफाई करके उनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं। नौवां पॉइंट है रिवीजन बूस्टर, यानी कि रिवीजन प्लान। 15 दिन का लास्ट बूस्टर आपको लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, एक रिवीजन नोटबुक बना लीजिए छोटी सी सही। ये आपको लास्ट में करना है, जब आपका तैयारी के लिए 1 या 1.5 महीना या 2 महीना बचा हो, तब आपको एक रिवीजन की एक छोटी सी कॉपी बना लेनी है, उसमें वो टॉपिक्स लिखने हैं आपको जो आपको ट्रिकी लगते हैं, या फिर वो वाले टॉपिक्स लिखने हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। इससे होगा क्या, मैंने भी अपने एंड में यही किया था, जब रीट मेंस का एग्जाम आने वाला था, फरवरी में हुआ था, तो जनवरी और दिसंबर के बीच में मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें मैंने जो मुझे टॉपिक कंफ्यूज करते हैं ना, जो मैंने बार बार रिवाइज कर लिया लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो होता ही है, उनकी एक लिस्ट बनाई, उसमें लिखा और उनसे कंपेयर करके मैं पढ़ने लगी। तो इस टाइप का रिवीजन करना है आपको। रिवीजन तो पूरे सिलेबस का करना है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी तो होंगे ना जो हमें कंफ्यूज करते हैं, यानी कि एक जैसे लगते हैं और उनमें अंतर कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे टॉपिक्स की आप रिवीजन नोटबुक जरूर बनाएं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ने की कला सीखो, वो भी एक समझदारी है। छोड़ने की कला सीखो ऐसे कैसे, देखो कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल नहीं आते हैं, जैसे करंट अफेयर्स वगैरह में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं, है ना। आउट ऑफ द सिलेबस का मतलब करंट अफेयर से भाई कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है हमने वो ना पढ़ा हो, या फिर हो सकता है हमारा ध्यान ना गया हो, या फिर हो सकता है हमें वो याद ना हो। तो करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उसमें इजीली सही क्वेश्चन नहीं हो पाते। जिसने पढ़ा होगा उसका सही हो जाएगा, लेकिन जिसके ध्यान में वो क्वेश्चन नहीं आया होगा करंट अफेयर्स का, तो वो उसका गलत होना स्वाभाविक है। तो करंट अफेयर्स का ऐसा टॉपिक है जिसमें आप तुक्का नहीं मार सकते, और अगर आपको तुक्का सही हो जाता है तो अच्छी बात है। तो ऐसे टॉपिक आपको देखने हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ ही देने चाहिए। मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ, आप जब मॉडल टेस्ट पेपर भी दे रहे हो या मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के देखिए ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जरूरी नहीं आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने रीट मेंस 2023 में जो मैंने पेपर दिया था मेंस का, उसमें मैंने 150 में से 135 क्वेश्चन अटेंड किए थे। ठीक है, मुझे नेगेटिव मार्किंग का इतना डर नहीं था, मेरा बस फोकस ये था कि मेरे कट ऑफ के ऊपर मार्क्स आए, क्योंकि तुक्का मारना और नेगेटिव मार्किंग से बचने की स्ट्रैटेजी मुझे पता थी। हालांकि मेरे बहुत नेगेटिव में गए लेकिन मेरे कट ऑफ से ऊपर मार्क्स रहे। तो ये चीज स्ट्रैटेजी मैं आपको बहुत एनालिसिस करके बता रही हूँ, उसको आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेने हैं। कई लोगों ने किए हैं अटेंड पूरे के पूरे, और 120 20 130 30 140 40 अटेंड किए, लेकिन कहाँ आके रुके, उनके जो सही थे फिर वो कोई मायने नहीं रखा, उनके जितने भी गलत थे वो उनको लेके डूबे। तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस को छोड़ना भी है जो आपको बिल्कुल नहीं आते। अब इस पर मैं बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज नेगेटिव मार्किंग से बचने की ट्रिक। सबसे पहले उठाते हैं हम राजस्थान जीके को। देखो राजस्थान जीके में आपको स्टैटिक और करंट में फर्क रखना है। हर टॉपिक के लिए 5-10 वन लाइनर एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें, उससे आपको होगा क्या कि एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप किसी चीज को पैराग्राफ में पढ़ेंगे ना तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर वहीं आप कुछ एमसीक्यू वन लाइनर में देखोगे ना तो आपको एक्यूरेसी जो है आपकी, यानी कि जो सटीकता है वो बढ़ जाती है। तो हर रोज 5-10 एमसीक्यू वन लाइनर जरूर पढ़िए।
फिर जो राजस्थान के नक्शे होते हैं, मैप होते हैं, पुरुष होते हैं, उनसे संबंधित जो डेट्स होती है, जो दिनांक तारीखें होती है, वो आपको ट्रिक्स से याद करनी है या फिर आपको माइंड मैप बना के याद करनी है या फिर किसी विजुअल से याद करनी है। यानी जैसे मैं आपको बताऊँ तो फ्लैगशिप योजनाएँ जो हैं, उनका मैंने क्या किया था, जहाँ जिस स्टडी टेबल पे मैं पढ़ती थी, अभी आप तो देख रहे हैं मैं इसी स्टडी टेबल पे पढ़ती थी और इसी पे मेरी बुक्स रखी रहती थी, इसी पे मैं पढ़ती थी। तो इसके सामने वाली जो दीवार है, इसमें मैंने फ्लैगशिप योजनाओं के एक चार्ट बना के रखा था। जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएँ थी 28-30 वो सब मैंने उसमें लगा के रखी थी और मैं रोज़ उसको देखा करती थी। तो इसलिए मुझे उस टाइम फ्लैगशिप योजनाओं की तारीखें और उनके आंकड़े बहुत अच्छे से याद थे। तो आपको भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है, जैसे कि आरटी की धारा है, वो इतनी ईज़िली याद नहीं होगी, तो आप उसको भी एक टेबल पे चिपका सकते हैं या जहाँ-जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपका रोज़ जाना होता है, चाहे बाथरूम में भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए जब आप फ्रेश होने जाती हैं, जो भी है, तब उसको लगा सकते हैं, आपका नज़र पड़ेगी तो आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। में जो शैक्षिक मनोवैज्ञानिक होते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनके लिए आप एक कोड वर्ड रख दीजिए। जैसे मैं आपको पता ही है, जब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएँ मैं आपको याद करवाती हूँ, उनके मनोवैज्ञानिक, तो मैं क्रो एंड क्रो को कौवा बना देती हूँ, पावलोव को लव बना देती हूँ और स्किनर को मैं बहुत कुछ बना देती हूँ। आपने देखी होगी मेरी वीडियो, आप सबको बहुत पसंद भी आती है। तो आप शैक्षिक जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उनको आप कुछ ना कुछ कोड वर्ड दे दीजिए, उनको कहानियों से याद कीजिए। सेम वाले मनोवैज्ञानिक है ना? यानी कि एक जैसे नाम वाले जो आपके मनोवैज्ञानिक है, जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, उनको आप कंपेयर करके पढ़िए, यानी तुलना करके पढ़िए कि वाइगॉत्स्की और पियाजे, इसमें मुझे कन्फ्यूजन होता था, हो सकता है आपको भी होता हो, तो ऐसे इनको कंपेयर करके आप पढ़ा कीजिए, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने के यही तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पारदर्शी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको करना क्या है। जो भी उसके आंकड़े हैं, जैसे स्माइल कब शुरू हुआ था, आपका आरकेएसएमबी कब चालू हुआ था, शैक्षिक परिदृश्य में बहुत सारी चीजें जिसमें आंकड़े याद करने होते हैं। तो उनके लिए आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे स्टिकी नोट्स टाइप आते हैं, फ्लैश कार्ड्स ऐसे चार्ट टाइप आते हैं। आप उनको कहीं भी अपने टेबल पे चिपका सकते हैं, चाहे दीवारों पे चिपका सकते हैं, आप कहीं भी उनको चिपका सकते हैं और बार बार आपकी नजर पड़ती है तो आप उनको देख के याद कर सकते हैं। क्योंकि अगर किताबों में पढ़ा होगा तो आपको उसको खोल के देखने में आलस आएगा और हो सकता है आपकी नजर पड़े ना पड़े, लेकिन कहीं दीवार पे जहाँ आपका रोज आना जाना होता है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, अपने फोन के कवर पे भी चिपका सकते हैं, जहाँ पे आपकी नजर जाए रोज, है ना? आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको इजीली रिवाइज होता जाए। क्योंकि होता क्या है, अपने को फैक्ट याद हो जाते हैं लेकिन आंकड़े याद नहीं होते। ठीक है, तो आंकड़े याद करने के लिए यही एक ट्रिक है। सूचना तकनीकी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आईसीटी शॉर्टकट्स होते हैं, यानी कि जो शॉर्टकट्स होते हैं कीबोर्ड के, है ना? जैसे कि ऑल्ट प्लस F4 शट डाउन करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, और जैसे किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो आप कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे। ये सब कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। ये शॉर्टकट कीज जो है इतनी इजीली याद नहीं होती, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यही जो मैंने आपको बताया टेबल बना देना है, अपने एक चार्ट बना देना है, अपने जहां भी आप बैठते हैं उसके सामने एक चार्ट लगा सकते हैं। बस थोड़े दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है, तब तक आप लगा ही सकते हैं। रोज आपकी नजर पड़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। विद्यालय विषय के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो पिछले साल यानी 2023 में जो रिट मेंस हुआ है, उसमें विद्यालय विषय के क्वेश्चन किस टाइप से आए, कितने डीप आए हैं, कितने ऊपर ऊपर से पूछे हैं और कितने बोध प्रश्न दिए, यानी कि आप उस जगह होते तो क्या करते, ऐसे वाले प्रश्न है, उससे एनालिसिस कीजिए आप कि अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बता ही दिया, एनसीईआरटी से पढ़िए। आपको विश्वास ही नहीं होता, आप सोचते कि बहुत डीपली पूछेंगे, थर्ड ग्रेड में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है और लेवल 1 में तो बिल्कुल भी डीपली नहीं पूछा जाता है। पिछले साल के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। वो तो बस क्या है, बच्चों ने राजस्थान जीके पे फोकस किया, उसको भूल गए, इसलिए वो उसके क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आप पिछले वर्ष के जो पेपर है उसको देख सकते हैं विद्यालय विषय के लिए। और जो हार्ड टॉपिक्स हैं, जैसे मैथ्स में अनुपात वगैरह है ना, इन सबको आप बार बार जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और मैंने आपको बता ही दिया, एक वीडियो मैंने बना रखी है कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये जो 10 पॉइंट्स थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आपका बेड़ा पार है। जो रीट मेंस है ना, वो सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि समझदारी का पेपर है। पिछले साल जिन्होंने भी पेपर दिया है, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके कितने नेगेटिव में चले गए। उन्होंने तुक्का मारने के चक्कर में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में उन्होंने अपने कितने सही सवालों के उत्तर, सही सवालों के नंबर गवा दिए। उनसे पूछ लेना आप आराम से, उनका एक्सपीरियंस। और यहाँ पे खेल है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, यानी कि सटीकता ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है। और वो सटीकता मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे भाई बहन हैं, इसलिए मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और इतने दिन से वीडियो नहीं है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं कहीं घूमने गई हुई थी नाथ द्वारा। तो आपने इतना पेशेंस दिखाया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आगे से आगे मैं वीडियो लाती रहूंगी, कंटिन्यू रखूंगी, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको कोई साथ छोड़ के नहीं जाने वाली, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। इंग्लिश की क्लासेस जो थी वो आ गई थी, उस टाइम मैं 2 ही टॉपिक पे बना पाई, आई एम सॉरी। और जो मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं वो मैं टिक से याद कराती हूँ, वो तो आती ही रहेंगी आगे से आगे। और मुझे कमेंट आया था कि मैम आपको राजस्थान जीके का और जो रीट मेंस का पूरा सिलेबस ही करवा दो, तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ट्रिक से याद करवाने का वीडियो जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि यूट्यूब का मैटर भरा पड़ा है दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करवाने का। तो उसमें से मैं सिलेक्टिव लाती हूँ, जो कोई नहीं बताता ना, मैं वो चीजें आपको बताती हूँ। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। और आगे से आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चाहें तो जो नीचे लिंक दिया हुआ है उन पे क्लिक करके ये वाली बुक्स को परचेज आराम से कर सकते हैं, जो रीट मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगी। आप इनको परचेज आराम से कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक्स पे।